नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों हम लोग जोन वाइज एनालिसिस ऑलरेडी कर रहे हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर का हम लोगों ने लगभग 12-13 जोन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार उस वीडियो को मिला है। अगर आप जो लोग पहली बार जुड़े हैं या नए हैं हमारे चैनल पे, तो वो पुराने वीडियो आप देख लीजिए जो जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड हमने अपलोड किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है जोन वाइज एनालिसिस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, और उसके तहत हम लोग स्टार्ट किए थे दिल्ली जोन से, और दिल्ली जोन भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आया है। तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आप मुंबई में हैं तो मुंबई जोन के बारे में बताइए। तो आज का जो वीडियो है वो खास है मुंबई जोन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। इस वीडियो में आपको क्या मालूम चलेगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब आप मुंबई में बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है, ट्रांसफर का क्या हिसाब किताब है, और जो प्रमोशन है वो किस बैच तक का लोग प्रमोट हो चुके हैं, आईटीओ बन चुके हैं, वर्क कल्चर कैसा है, ऑफिसेस कहां कहां है, और सारी तमाम तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है जोन से रिलेटेड वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बनने ही ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आसानी होगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये हो गया पोस्ट का नाम, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जो एग्जाम का नाम है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। पैटर्न जो है वो एग्जाम का वो टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है, टीयर 4, ये इस तरह का जो पैटर्न है ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए। इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे जोन वाइज एनालिसिस में कि जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और आपकी पोस्टिंग जो है वो मुंबई जोन अलॉट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो इनकम टैक्स में जोन है वो टोटल 19 जोन है। ये मैंने दिल्ली वाले वीडियो में भी बताया है, यहां मैं उसको रिपीट करूंगा कि 19 जोन है, और वो जो 19 जोन है उसमें से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपका रैंक अच्छा है, आपका चॉइस जो है उस हिसाब से जो आप चॉइस देंगे सीबीडीटी को चॉइस देंगे तो सीबीडीटी आपके रैंक के आधार पे आपको वो चॉइस मिल जाती है। और ये जो 19 जोन है इस 19 जोन में क्या क्या है देखिए, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटक दूसरा, तीसरा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जहां पर अमृतसर है, लुधियाना है, शिमला है, छठा है तमिलनाडु पुदुचेरी, सातवां है दिल्ली, आठवां है नॉर्थ ईस्ट रीजन, नवा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ है, 10 जो नंबर पे है राजस्थान है, 11 पे यूपी वेस्ट और उत्तराखंड है, 12 पे केरला है, 13 पे वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, 14 पे यूपी ईस्ट है, और 15 की बात करें तो मुंबई जोन जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, और 16वां है नागपुर जोन, 17 है बिहार झारखंड, 18 है पुणे जोन, और 19 है जो है वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन जहां पर बेंगलोर और मुंबई की बात की जा रही है। तो ये जो 19 जोन है इसमें से हम लोगों ने दिल्ली जोन देख लिया है और आज हम लोग देख रहे हैं मुंबई जोन। देखिए महाराष्ट्र में जो है वो 3 जोन होता है, ये मुंबई जोन, दूसरा है पुणे जोन और तीसरा है नागपुर जोन। तो ये जो 3 जोन है महाराष्ट्र में, इसमें मुंबई जोन में क्या स्थिति है वो हम लोग आज देखेंगे। देखिए जैसे ही आपको मुंबई जोन मिल जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेडिकल का आपको ना एक फॉर्म मिलता है, तो मेडिकल का जो वो फॉर्म है आपका जहां पर भी घर है वहां जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहां के सीएमओ से आपको वो फॉर्म जो है मेडिकल वाला वो सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना है। और मुंबई में जो हेड ऑफिस वो है चर्च गेट में ऑफिस है। हमने देखा था जीएसटी का भी जो हेड ऑफिस है वो चर्च गेट में ही है, तो चर्च गेट में ऑफिस है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पर आप मेडिकल का सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, डॉक्यूमेंट वहां पर वेरिफिकेशन कर दीजिए, और फिर मुंबई वाला जो है वो आपको अलॉट कर देंगे कि आपकी पोस्टिंग कहां पर हो सकती है। ठीक है,
ये हो गया। हाँ, हेडक्वार्टर जो है जब आप मुंबई जोन आ जाते हैं, मतलब ये मुंबई जोन हेडक्वार्टर चर्च गेट, तो यहां पर कोई चॉइस नहीं लेता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आपसे कोई चॉइस नहीं मांगी जाएगी। आपकी पोस्टिंग मुंबई में जहां जहां ऑफिसेस है वहां पर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मुंबई में कहां कहां ऑफिसेस है और आपकी पोस्टिंग किस किस एरिया में हो सकती है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मुंबई में जो पहला एरिया है वो है हेडक्वार्टर, जो मैंने बताया आपको कि चर्च गेट एक जगह है, वहां पर हो सकती है। बीकेसी है, बीकेसी जो है बीकेसी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जगह का नाम है। कुर्ला में एक बिल्डिंग ये है, जगह है। एयर इंडिया बिल्डिंग है, एयर इंडिया बिल्डिंग। चौथा है पिरामल चेंबर। ये जो नाम है ये आप एज इट इज गूगल पे डालेंगे तो आपको वहां का पूरा लोकेशन मालूम चल जाएगा। बहुत फेमस जगह है, आप डालिए चर्च गेट हेडक्वार्टर इनकम टैक्स, आपको डिटेल मिल जाएगा। बीकेसी इनकम टैक्स डालिए, आपको गूगल पे वो मिल जाएगा। एयर इंडिया बिल्डिंग इनकम टैक्स डालिए, आपको ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। पिरामल चेंबर डालिए तो वो मिल जाएगा आपको। चौथा हो गया पिरामल चेंबर। पांचवा हो गया नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट यहां पर भी ऑफिस है। छठा जो है वो है वाशी, छठा वाशी है, ये है नवी मुंबई में, स्टेशन है वाशी उसके पास ही है। तो मतलब ये जो 6 एरिया है, इस 6 एरिया में से कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है और इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। इसको समझ लेते हैं कि ये जो चर्चगेट वाला एरिया है ये हो गया वेस्टर्न रेलवे का। मैं लोकल के हिसाब से बता रहा हूं, लोकल ट्रेन के हिसाब से, कि वेस्टर्न रीजन में मुंबई वेस्टर्न का जो है वो चर्चगेट हो गया। बीकेसी जो है आपका सेंट्रल लाइन पे है। एयर इंडिया जो है ये वेस्टर्न लाइन पे है। पिरामल चेंबर जो है वो सेंट्रल लाइन पे है। नरीमन पॉइंट की बात करें तो ये वेस्टर्न लाइन पे है और वाशी जो है वो हार्बर लाइन पे है। ये लाइन क्या होता है ये मैंने बताया है हमारे लास्ट वीडियो में, मुंबई जोन जीएसटी वाले में, कि ये जो मुंबई में जो लाइफ होती है वो 3 लाइन होती है मुंबई लोकल की, और यही 3 लाइन पे हम लोग जो है उसी हिसाब से लोगों से पूछते भी हैं कि आप कौन से लाइन पे रहते हैं, कहां पर ऑफिसेस है। जो एक वेस्टर्न रीजन वेस्टर्न होता है, एक सेंट्रल होता है, एक हार्बर होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां पर हो सकती है और कहां पर आपको रहना चाहिए और कहां पर आपका घर आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं कि जो हार्बर लाइन है वहां पर एक ही ऑफिस है, वाशी में, नवी मुंबई में। ये हो गया। अब पोस्टिंग आपकी हो गई, यहां पर चॉइस नहीं है, पहले चॉइस थी, रैंक के आधार पे आपको मिल गई। हाँ, एक चीज है कि ये जितने भी ऑफिसेस हैं ये मुंबई में ही है, मुंबई से बाहर नहीं है। जैसे जीएसटी की बात करें तो थाना, पालघर, ये सब एरिया था ना, ये आपको अगर याद होगा जीएसटी के बारे में जो मैंने बताया है मुंबई जोन में। तो लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है, जो भी ऑफिसेस हैं वो सब मुंबई डिस्ट्रिक्ट में ही है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहां पर थाने, पालघर, ये सब जो एरिया है ये सब एरिया यहां पर नहीं होता है। तो मुंबई में आपकी पोस्टिंग हो गई। मुंबई में पोस्टिंग होने के बाद जो है एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट क्वार्टर अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है ऑफिसेस के हिसाब से, क्योंकि ऑफिसेस मुंबई में है, गवर्नमेंट क्वार्टर भी मुंबई में है, तो आपको आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। खराब बात क्या है या बैड न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट क्वार्टर जल्दी मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिनको मिलता है वो खाली नहीं करते हैं, तो वैकेंट जल्दी नहीं होता है, जिसके कारण ये गवर्नमेंट क्वार्टर जो है आपको नहीं मिलता है। जैसे जीएसटी में हमने बताया था कि 2-3 साल में, 4 साल में आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाती है, लेकिन यहां पर नहीं मिलने का कारण यह है कि मुंबई में ही ऑफिसेस है, गवर्नमेंट क्वार्टर भी मुंबई में ही है। जबकि जीएसटी में क्या है, जैसे अभी जो है मेरा जो ऑफिस है वो कल्याण में है और कल्याण में ही मैं रहता हूं, तो मेरे लिए अच्छा है। मैं अगर मुंबई में गवर्नमेंट क्वार्टर में रहूंगा तो वहां से कल्याण का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, तो वो पॉसिबल है नहीं हमारे लिए, तो मैं गवर्नमेंट क्वार्टर खाली कर दूंगा और कल्याण में आ जाऊंगा। तो लेकिन इस केस में नहीं है, इनकम टैक्स के केस में नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो ऑफिसेस है वो जो 6 रीजन बताया मैंने, 6 एरिया बताया, वो सब के सब मुंबई में ही है, तो गवर्नमेंट क्वार्टर जल्दी नहीं मिलेगी आपको। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है और तो पोस्टिंग होने के बाद कितने साल में आपका ट्रांसफर होगा, जो कमिश्नरेट चेंज होती है वो कितने साल में होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग एनुअल जनरल ट्रांसफर। एजीटी जो है दोस्तों, एजीटी जो है वो रूल है, रूल के हिसाब से एवरी 3 इयर्स, 3 साल का रूल है कि एक कमिश्नरेट में आपको 3 साल रखा जाएगा। 90% ये रूल फॉलो होता है,
10% अगर किसी का स्पाउस ग्राउंड है, किसी का मेडिकल ग्राउंड है, कुछ उन्होंने दे रखा है कि नहीं मेरे को इसी कमिश्नरेट में रहना है, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको मान ली जाती है, तो वो वहीं पे रहते हैं। लेकिन रूल है कि 90% मतलब 3 साल के बाद लगभग 90% लोगों का ट्रांसफर हो जाता है उस कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में। एक चीज हमने दिल्ली वाली वीडियो में देखा था, दिल्ली इनकम टैक्स में, कि असेसमेंट और नॉन असेसमेंट का जो पोस्टिंग का हिसाब किताब है वो यहां पर है 3 साल और यहां पर है 2 साल। मतलब 3 साल आप रहेंगे असेसमेंट में और 2 साल रहेंगे आप नॉन असेसमेंट में। आपकी पोस्टिंग जो है ये चेंज होती रहेगी, और दिल्ली में भी यही हुआ था मेरे ख्याल से। और यहां पर भी जो है ये मैंने बता दिया कि स्पाउस ग्राउंड और या कोई ग्राउंड है तो आपका पोस्टिंग रोक भी सकते हैं, चेंज नहीं भी होगा। गवर्नमेंट कोटे बता दिया। अब आते हैं हम लोग प्रमोशन के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे फेसलेस जो असेसमेंट आया है उसमें क्या हिसाब किताब है। जो हमारे मित्र हैं वो अभी आईटीओ बन चुके हैं, और उन्हीं से मैंने ये इंफॉर्मेशन लिया है जो मुंबई जोन में वर्क कर रहे हैं। उन्होंने जो बताया है उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे हॉट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन के बारे में जो हमारे मित्र ने बताया है कि 2008 बैच, 2010 बैच, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है। 8 वाले का ऑल कैटेगरी हो चुका है प्रमोशन, 10 वाले का हो चुका है, लेकिन 11 वाले में 50% लोगों का हुआ है और 50% लोगों का नहीं हुआ है। मतलब 11 बैच जो है एसएससी का वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन एससी एसटी कैटेगरी वाले जो हैं उनका भी प्रमोशन 2011 में कंप्लीट सबका नहीं हुआ है। मतलब 12 से जो है ये पेंडिंग है, किसी का प्रमोशन 12 वाले बैच का भी नहीं हुआ है। ये हो गया प्रमोशन। स्थिति जैसा मार्केट में सुन पा रहे होंगे और भी जगह पे, वैसी स्थिति नहीं है, ये रियल फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मार्केट में आप सुन रहे होंगे लोगों के मुंह से, कोचिंग में या और भी जो यूट्यूब चैनल है, कि इनकम टैक्स में जाओ और 3-3 साल में 4-4 साल में प्रमोशन लेके जाओ, तो वो आप देख ही रहे, उस हिसाब से यहां पर प्रमोशन नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेसलेस, जो ये बहुत सुनने में आ रहा है, फेसलेस असेसमेंट के बारे में। देखिए फेसलेस असेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, पूरा फुल फ्लेज ये स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, जब हमने जो हमारे मित्र हैं आईटीओ उनसे पूछा तो उन्होंने जो मुझे बताया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए होता क्या है, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, ठीक है, आईटीओ होते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, और इनके अंदर ये इंस्पेक्टर होते हैं। तो पहले क्या होता था कि आईटीओ जो है वो डायरेक्ट एडिशनल को रिपोर्ट करते थे, एसी भी इनको रिपोर्ट करते थे, और ये अपना जो इनका दायरा था, जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, कहीं कहीं 20 लाख का मॉनेटरी वैल्यू है, किसी किसी ऑफिस में 10 लाख का, वो रीजन टू रीजन, स्टेशन टू स्टेशन ये चेंज होता रहता है। तो वो उस मॉनेटरी वैल्यू पे ये इंडिपेंडेंट होते थे डिसीजन लेने के लिए। लेकिन अभी जो फेसलेस असेसमेंट हो गया है, इसमें क्या हुआ कि यूनिट बना दी गई है, और उस हर एक यूनिट का जो हेड है वो हेड हो गया है एडिशनल कमिश्नर। जो भी यूनिट बनाई है उस यूनिट का जो हेड है वो हो गए हैं एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर, और जहां एडिशनल नहीं है वहां ज्वाइंट कमिश्नर। अब जो भी केसेस होंगे, चाहे उसकी मॉनेटरी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, वो जाएगा सीधा एडिशनल कमिश्नर के थ्रू ही जाएगा। आईटीओ जो पहले डायरेक्ट भेजते थे, या एसी जो है वो डायरेक्ट भेजते थे, वो अब नहीं हो रहा है। तो सारा काम जो है वो एडिशनल कमिश्नर के थ्रू होगा। इससे क्या हुआ, एडिशनल कमिश्नर के पास जो है वर्कलोड बढ़ गया है, इनके माध्यम से ही होगा। ये अगर कुछ भी भेजेंगे तो इनके माध्यम से ही आगे होगा। तो धीरे धीरे देखिए, जो पहले डिसेंट्रलाइज था पावर, उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, ये इसके तहत हो गया है। इसमें जो हमारे मित्र है उनका कहना है कि आगे चल के असिस्टेंट कमिश्नर का जो है वो पोस्ट बढ़ेगा, ऐसा वो उनका एक्सपीरियंस है। जबकि हमने दिल्ली वाले जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बोला था कि एसी का जो संख्या है वो घटेगा, ठीक है। अब वो सबका अपना अपना मानना है, मैं आपके सामने दोनों का फैक्ट रख रहा हूं कि इस केस में उनका मानना था कि असिस्टेंट कमिश्नर का जो संख्या है, मतलब पोस्ट जो है वो धीरे धीरे घटेगा, लेकिन इनका मानना है कि नहीं, देखिएगा धीरे धीरे इनका पोस्ट बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ता है तो ऑब्वियस है, आप जब आईटीओ बन चुके हैं तो आईटीओ से जहां पर 12 से 14 साल लगता है एसी बनने में, वो हो सकता है कि 8 से 10 साल में भी आप बन जाए, अगर एसी का सीट बढ़ता है तो।
ये हो गया। एक चीज और, एक हमारे मित्र हैं, वो भी इनकम टैक्स में काम करते हैं, जिनसे मैंने पुणे जोन के बारे में लिया है, वो एसटीए हैं। उन्होंने क्या बताया कि दोस्तों अगर आपको पावर चाहिए और आपको लगता है कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जॉब कर रहा हूं और वो रुतबा है इंस्पेक्टर वाला, अगर वो आपको फील करना है तो यहां पर एक ही सेक्शन है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन सेक्शन। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन जो है यही जो है सर्च को कंडक्ट करती है। अगर आप सर्च कंडक्ट वाले टीम में चले जाते हैं तो यहां पर आपको लगेगा कि हाँ आप इंस्पेक्टर वाला काम कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो भी सेक्शन है वहां पर वही नोटिंग, ड्राफ्टिंग, रिपोर्टिंग, यही सब काम होगा, जो कह सकते हैं कि ऑफिस में रह के ही आपको फाइल के साथ धूल फाकना है और रिपोर्टिंग करते रहना है। तो अगर इंस्पेक्टर वाला जज्बा चाहिए, इंस्पेक्टर वाला पावर चाहिए, इंस्पेक्टर वाला फील लेना है, तो आप इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप वो चीज फील ले सकते हैं। और यहां कंडीशन ये है कि यहां पर सबको 3 साल के लिए पोस्टिंग मिलती है और रोटेशन वाइज जो है आपको पोस्टिंग दी जाती है। हाँ, यहां पर एक चीज और उन्होंने बताया कि यहां पर ना सिर्फ इंस्पेक्टर, टीए, एमटीएस और इंस्पेक्टर, इन लोगों को भी इसमें लिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। मेरे ख्याल से इतना काफी है मुंबई जोन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है मैं देख रहा हूं, बात कर रहा हूं गुजरात से। अगर गुजरात वाले से कांटेक्ट होता है तो गुजरात जोन लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।